हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं और मैं हूं DS गौतम और आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं। ये इंटरमीडिएट की एक पोएम है, एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड। एन एलिजी, एलिजी क्या होता है? एक शोक गीत होता है जो किसी दिवंगत आत्मा के लिए लिखा जाता है। जो लोग हमारे पूर्वज रहे हैं, जो जा चुके हैं, उनके लिए लिखा जाता है। ये एक्चुअल क्रिश्चियंस लोगों के लिए ज्यादा होता था, क्योंकि जो वहां पे वो कब्र बना देते हैं कब्रिस्तान में, उनके पास एक पत्थर सा लगा होता है, पत्थर पे कुछ लिख देते हैं और उनसे संबंधित उनके जो व्याख्यान होते हैं, उनके जो महान महान काम होते हैं, उनके बारे में जो लिखा जाता है और उनका जो मरने वाले लोगों के लिए लिखा जाए, उसको हम एलिजी कह सकते हैं। तो एन एलिजी, एक एलिजी है रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, किसी एक गांव देहात के चर्चयार्ड का मतलब उस आंगन में लिखा गया है। चर्चयार्ड होता है वैसे उसका जो चर्च का जो क्षेत्र होता है, और ये जो चर्च के पास जगह होती है जिसमें ये लोग दफनाए जाते हैं, तो उसको कब्रिस्तान कह सकते हैं। तो ये है। तो कविता को पढ़ने से पहले जरा आधा मिनट और लेंगे बस आपकी, फिर उसको पोएम पे चलते हैं। ये थॉमस ग्रे की कविता है। ये 1716 से लेकर 1771 तक रहे हैं और शोक गीत है पूरा। ये कब्रिस्तान में घूमते हुए जब कभी वहां पे शाम को घंटियों की बजने की आवाज को सुनता है कि दिन पूरा खत्म हो रहा है, और सभी लोग अब काम करके दिन का अपने अपने घर को लौट रहे हैं, और लौटते हुए उस स्थिति को देखता है और कभी अकेला बैठा हुआ है शाम को कब्रिस्तान में, और उस वक्त की ये सारी पोएम लिखी हुई है। तो थॉमस ग्रे साहब ने क्या लिखा है जरा देखते हैं स्टूडेंट्स। तो कभी इस संदर्भ में कहता है थॉमस ग्रे कि जो छोटे छोटे गांव के और गरीब लोग होते हैं, छोटे लोग होते हैं, जो इन कब्रिस्तान की कब्रों में लेटे हुए होते हैं, उनको बहुत सारे लोग भुला देते हैं, कुछ लोग याद करते हैं। तो ये जो लोग बड़े साधारण होते हैं लेकिन काम बड़े असाधारण भी किए होते हैं अपने जीवन में, बड़े महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, और इनको तुच्छ नहीं समझना चाहिए हम लोगों को। और वे मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं और एक दिन समस्त महानता, सुंदरता, धन सबका अंत होना है। इसी चीज के लिए ये एलिजी गीत लिखा है। तो आइए स्टूडेंट्स अब चलते हैं एलिजी गीत की ओर, ठीक है। एलिजी शोक गीत है ये। तो द कर्फ्यू टोल्स द नील ऑफ पार्टिंग द डे, ठीक। कर्फ्यू टोल, कर्फ्यू का मतलब हो जाता है शाम के समय जो क्रिश्चियंस लोग होते हैं वो आग बुझाने के बाद, जो साय की जो घंटियां हो जाती हैं, वो दिन के बुझ जाने के बाद, आग बुझा के अपना सारा काम निपटाने के बाद व्यक्ति फ्री हो जाता है। और टोल्स कहा जाता है बजने के लिए। रिंग, इसका मतलब है रिंग, बजना। और नेल, नेल का मतलब होता है एक प्रकार की साउंड, अंतिम घंटी जो होती है शाम की। पार्टिंग द डे, दिन के खत्म होने पर जो घंटियां बज रही हैं, जो लोगों ने अपनी आग बुझाने के बाद अपना सारा काम खत्म कर दिया है, उस चीज के लिए कह रहा है कि बिल्कुल दिन का अंत हो गया है। द लोइंग हर्ड, लोइंग हर्ड का मतलब रम्हाते हुए, हर्ड मीन्स पशुओं का झुंड। विंड स्लोली, विंड स्लोली, विंड स्लोली का मतलब हवा जो चलती है वो एकदम सीधी दिशा में कभी कभी नहीं चल पाती है, तो वो थोड़ी टेढ़ी टेढ़ी ऐसे ऐसे चलती है। उसी प्रकार से जो लोइंग हर्ड है, रमाते हुए पशु हैं, हवा की तरह से धीरे धीरे झूमते हुए स्लोली चल रहे हैं ओवर द ली। ओवर द ली का मतलब चरागाह में, चरागाह से धीरे 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 पशु रमाते हुए घर की तरफ जा रहे हैं। द प्लोमैन, प्लो माने होता है जोतना, और प्लोमैन का मतलब जोतने वाला का मतलब किसान लोग। किसान लोग, होमवर्ड मीन्स घर की तरफ, प्लोड हिज वेरी वे, वो घर की तरफ थके हुए से पैर लेके चल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूरे दिन काम किया है। तो वो थके हुए से पैर लेके किसान लोग अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। एंड लीव्स द वर्ल्ड टू डार्कनेस एंड टू मी, और वो क्या करते हैं, एंड लीव्स, और ये छोड़ देता है किसको, द संसार को, संसार को छोड़ देता है। तो डार्कनेस इस, अब पूरे दिन तो ये लोग यहाँ रहे हैं, अब इस जगह को, इस संसार को, अंधेरे को पूरी तरह से छोड़ के ये लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे। एंड टू मी, और मुझे भी यहीं छोड़ गए हैं, मुझे को भी यहीं छोड़ दिया है। वो कह रहा है कि संसार के बारे में मैं बैठा बैठा यहाँ अकेला रह जाऊंगा, और मैं यहाँ संसार के बारे में सोचूंगा, और पूरा संसार अपने अपने घरों पर जाके अपने अपने जाके ठिकाने पे सो गया है। और
स्टूडेंट एक सेकंड इसको दोबारा से देखते हैं। अब तो आपने वर्ड मीनिंग दिखा, अब इसको पूरा देखते हैं। द कर्फ्यू टोल्स द नीड ऑफ द पार्टिंग डे। शाम के समय जो बिल्कुल शाम हो जाती है उसमें कर्फ्यू टोल्स होता है, जो आग बुझाने के बाद जो घंटियां बजती हैं वो ये दर्शाती हैं कि दिन पूरा खत्म हो चुका है, रात्रि होने वाली है। और शाम के समय सभी रम्हाते हुए पशु और हवा की तरह से अलग अलग टेढ़े मेढ़े रास्तों से निकलते हुए चरागाह तक से अपने अपने घर को जा रहे हैं। किसान लोग भी अपने थके हुए अपने घर की तरफ पहुंचने जा रहे हैं। वो सभी लोग जल्दी से अपने घर पहुंचेंगे एंड लीव द वर्ल्ड टू डार्कनेस, और इस संसार को अंधेरे के लिए छोड़ देंगे और मुझे भी यहीं छोड़ देंगे और मैं संसार के बारे में यहाँ बैठा बैठा सोचता रहूंगा। तो स्टूडेंट्स ये पोइम में शब्द कम होते हैं और इनमें भाव ज्यादा होता है। आइए आगे देखते हैं। ये पूरी पोइम कब्रिस्तान में लिखी गई है, इसलिए इसको शोक गीत का नाम दिया गया है। तो इसमें देखिए, बीनीथ दोज रग्ड एल्म। बीनीथ का मतलब होता है नीचे, उन रग्ड का मतलब होता है वो उबड़ खाबड़ से। एल्म जो है एक चिरावेल होती है, जो अपने यहाँ नहीं है। ये सब लंदन की कविता है, तो वहां कोई चिरावेल नाम की पेड़ रहा होगा, कोई बेल रही होगी उसकी। तो दैट ये ट्रीज सैड। यू का मतलब उस जो पेड़ हैं उनकी छायादार है, जो छायादार पेड़ हैं वो। तो ये जो उबड़ खाबड़ जगह है, ये एल्म के जो पेड़ हैं इनके नीचे, और ये छोटे छोटे से उठे हुए से हैं, ये पेड़ों की छांव के नीचे जो कब्र दबी पड़ी है उनके लिए कहता है ये, वेयर हीप्स द टर्फ इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप। वेयर हीप में हीप होता है ढेर, और जो टर्फ होता है एक घास और घासनुमा मिट्टी जो होती है वो, जो बिल्कुल टूटी फूटी सी बेकार विनाश की अवस्था की ओर कहते हैं। इन मैनी ए मोल्डरिंग हीप। मोल्डरिंग का मतलब जो उठे हुए ढेर हैं, लेकिन वो खत्म होते जा रहे हैं, खत्म होते हुए नष्ट होते हुए जो ढेर हैं। ये ढेर का होने का मतलब है, जो कब्रिस्तान में आपने देखा होगा थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ऊंची होती है और थोड़ी सी पानी बरसात हवा से वो मिट्टी धीरे धीरे से कम होती चली जाती है, फिसलती चली जाती है, इधर उधर होती चली जाती है। तो उसी के लिए कह रहा है कि वेयर हीप्स द टर्फ। जो टर्फ है, वो जो घास है, वो भी उस मिट्टी को नहीं रोकती है और वो मिट्टी चारों तरफ से उलटती पलटती बिल्कुल नष्ट होती हुई जा रही है। ईच इन हिज नैरो सेल फॉर ईवर लेड। जो प्रत्येक नैरो सेल्स के अंदर, छोटी छोटी सी सेल का मतलब उस कब्रिस्तान के अंदर, ईवर लेड, उसमें जो छोटे गांव के जो लोग रहने वाले थे वो हमेशा हमेशा के लिए इसके अंदर लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं। द रड फोर फादर ऑफ द हैमलेट स्लीप। जो रड का मतलब होता है र्यूड है, सीधे साधे। रड और र्यूड, हाँ, सीधे साधे लोग जो थे, फोर फादर थे, जो पूर्वज थे, ऑफ द हैमलेट, इस गांव वालों के। स्लीप मीन्स यहाँ पर दफन हो चुके हैं। स्लीप का मतलब दफन होने से या कब्रिस्तान में सोने से है। वो लोग कब्रिस्तान में सोए पड़े हैं, दफन हुए पड़े हैं। स्टूडेंट्स आराम से समझिएगा, धीरे धीरे समझिएगा। ये पोइम है, ऐसे ही समझ में आती है। 2 बार 3 बार वीडियो को देखना, फिर भी ना समझ में आए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना मुझे। दूसरी चीज, पोइम अच्छी लग रही हो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए इसमें आगे चलते हैं। द ब्रीजी कॉल ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न, द स्वेलो ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रोबुल्ट सेट। कभी इसमें कहता है कि ब्रीजी सील। ब्रीजी का मतलब होता है बड़ी सुगंधित सी, बहुत हल्की हल्की सी प्यारी सी हवा जो चलती है। और कॉल का मतलब पुकारना होता ही है। तो जो प्यारी प्यारी सी हवा है, आपने देखा वो कब्रिस्तान के आसपास कुछ फूल वूल लगा देते हैं, कुछ फूल चढ़ा देते हैं, तो वहां से जो हवा आ रही है शाम की या दोनों समय जो मिलते हैं सुबह की, तो उस वक्त जो है बड़ी प्यारी प्यारी सी सुंदर सी हवा आती है। तो ब्रीजी कॉल का मतलब सुगंधित मंद हवा पुकारती है ऑफ इंसेंस ब्रीथिंग मॉर्न। इंसेंस ब्रीथिंग बोलते हैं कि फूलों से सुगंध से भरी हुई वो हवा। मोर्न का मतलब हो जाता है उस प्रातः काल में, मॉर्निंग के लिए। द स्वेलो ट्विटरिंग। द स्वेलो एक प्रकार की अबाबिल चिड़िया होती है, छोटी छोटी सी चिड़िया होती हैं स्वेलो। ट्विटरिंग फ्रॉम द स्ट्रोबुल्ट सेड, और वो ट्विटरिंग इस आवाज लगाती हैं, वो चहचहाती हैं, वो स्ट्रो मतलब तिनके से बने हुए एक अपने घोंसले में, घर में, सेड में। तो इस द कॉक श्रिल क्लैरिंग, जो कॉक है मुर्गा भी अपनी बांग देता है प्रातः काल में। और द इकोइंग हॉर्न। द
कॉक्स श्रिल, जो मुर्गे की तीखी सी जो आवाज है, क्लैरियन, जो मुर्गा बहुत तीखी सी बांग देता है ये कहिएगा, और द इकोइंग हॉर्न, इको का मतलब होता है प्रतिध्वनि करना, और हॉर्न का मतलब होता है वही आवाज देना या हॉर्न बजाना कुछ। और ये हॉर्न यहाँ पे जो है वो शिकारियों का हॉर्न है जो शिकार करने के लिए आते हैं। तो ये कहता है मुर्गे की बांग देना या सुबह की हवा का चलना या सोयलो चिड़िया का चहचहाना अपने उसमें से घोंसले में से, और मुर्गे की बांग देना या शिकारियों का हॉर्न हो। नो मोर सेल, कोई भी उनको राउज मीन्स जगा नहीं सकता उनको फ्रॉम देयर लोली बेड, जो नीचे पड़े हुए बेड है मतलब कब्रिस्तान की कब्र से उनको कोई भी जगा नहीं सकता है। ठीक है, चलिए आगे। लेट नॉट एम्बिशन मूव देयर यूजफुल टॉय। लेट का मतलब पता ही आपको, नॉट का पता ही है। एम्बिशन का मतलब होता है महत्वाकांक्षा, महत्वाकांक्षी जो लोग होते हैं। और मॉक का मतलब होता है मजाक उड़ाना, ये एक जन समुदाय के द्वारा कोई काम किया जाना। मॉक में से वैसे भीड़ होता है, तो यहाँ जन समुदाय के द्वारा कोई भीड़ का किसी का मजाक उड़ाया जाना। देयर यूजफुल टॉयल, टॉयल का मतलब होता है कठिन परिश्रम, उनके कठिन परिश्रम का, उनकी महत्वाकांक्षा का कोई मजाक ना उड़ाया जाए। देयर होमली जॉय, उनके पास कोई जॉय के साधन नहीं थे एंजॉय करने के लिए, केवल उनका घर था, परिवार था, जहां पे वो बड़े सीधे साधे तरीके से रहा करते थे। एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, जो उनके भाग्य में बता था वो उतने में ही खुश थे, उतनों में ही उन्होंने किया है। नॉर ग्रैंडियर हियर, नॉर ग्रैंडियर हियर, ग्रैंडियर का मतलब होता है ना ही वो कोई बड़े आदमी थे, ना कोई बड़ी उनकी सुनने वाला था। विद ए डिसडेनफुल स्माइल, डिसडेनफुल का मतलब बड़ी तुच्छ सी उनकी जो हंसी थी, वो बेचारे अपने आप में बड़े सीधे साधे रहे थे। एंड द शॉर्ट एंड सिंपल एनल्स ऑफ द पुअर, द शॉर्ट का मतलब छोटे और सिंपल बहुत साधारण से लोग थे। एनल्स का मतलब होता है इस लेख के वर्णन कर रहा है वो इन गरीब लोगों के द्वारा, बहुत छोटा सा ये उसने वर्णन कर दिया है कवि ने। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे किसी महत्वाकांक्षा व्यक्ति को इन कार्यों का मजाक हमको नहीं उड़ाना है, और इन असाधारण लोगों ने बहुत से साधारण असाधारण काम किए हैं। इन गरीब लोगों ने बड़े बड़े लोगों के वो काम किए हैं जो उनको होने चाहिए थे, क्योंकि इनके लिए एक मजबूरी थी अपने जीवन को निर्वाह करना। इन सबको तुच्छ मानकर हमको हंसना नहीं चाहिए, जो लोग पढ़े हैं उनके प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए। तो आइए स्टूडेंट्स और आगे देखते हैं। 2 मिनट ज्यादा लग जाए लेकिन पूरा देखना, और हो सके तो दोबारा देखना। द बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री, द पॉम्प ऑफ पावर। बोस्ट ऑफ हेराल्ड्री का मतलब होता है एक बड़े और संपन्न परिवार में पैदा होना, ये एक गर्व की बात। द पॉम्प ऑफ पावर का मतलब वो शक्ति का गर्व करना जिस जगह आप पैदा हुए हैं। एंड ऑल दैट ब्यूटी, और वो सारी सुंदरता, वो सारी महानता। ऑल दैट वेल्थ, और वो सारी संपत्ति, धन संपत्ति। ईवर गेव, ईवर गेव का मतलब है वो सब कुछ चली जानी है, कोई भी मृत्यु से, नाश से, विनाश से बच नहीं सकता है। अवेट्स अलाइक, अवेट मीन्स होता है इंतजार करना, एलाइक माने उसी तरह से। और इनविटेबल, आवर, इनविटेबल का मतलब होता है अवश्यंभावी, और आवर का मतलब क्षण। अवश्यंभावी क्षण का मतलब मृत्यु के क्षण अवश्य आएंगे, इंतजार जरूर करना होता है उन सब चीजों का। द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव, जो पाथ ऑफ ग्लोरी, पाथ का मतलब होता है रास्ता, जो मार्ग है। ग्लोरी मीन्स गौरव का, प्रसिद्धि का, सम्मान का। लीड वो बढ़ाता है आगे के लिए, लेकिन बट टू द ग्रेव, बट टू द ग्रेव का मतलब सबको यहीं आके ग्रेव में, मिट्टी में, कब्रिस्तान में, कब्र में सबको चला जाना है। सभी का अंत समान है, चाहे वो आदमी बड़े हों, छोटे हों, किसी जगह पैदा हुए हों। किसी को तुच्छ नहीं समझना चाहिए, किसी की शक्ति का, किसी के पावर का असाधारण ना समझना चाहिए। सबने इस जीवन में अच्छे अच्छे जो काम किए हैं, जैसे भी काम किए हैं, उस जिससे जो कुछ भी बन पड़ा है,
तो वो सारे काम उनके अपने होते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, पोइम को 2 बार 3 बार देखिएगा, जरूर समझ में आएगा आपको। थोड़ी सी पोइम बेशक आपको कठिन लग रही हो, लेकिन इतनी कठिन नहीं है कि आप लोग ना समझ सकें। 2-3 बार देखेंगे जरूर समझ में आ जाएगा। और इसका सेंट्रल आइडिया वगैरह सब कुछ, क्वेश्चन आंसर सब कुछ दिए जा रहे हैं। और पोइम का एक्सप्लेनेशन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता रहा हूं, और जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप वहां से स्टूडेंट आराम से देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे। थैंक यू।